स्नातक अंतिम वर्ष की छात्राओं का स्वागत है। ई वीडियो श्रृंखला में आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रयोगवादी कवि एवं उनकी रचनाएं तथा प्रयोगवादी काव्य धारा की प्रवृत्तियाँ। प्रयोगवाद के संबंध में ये दूसरा वीडियो है। इससे पहला जो वीडियो था उसमें प्रयोगवाद का परिचय और प्रयोगवादी काव्य धारा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान तार सप्तकों का है। उन तार सप्तक में कौन कौन से कवि थे, तार सप्तक कब कब प्रकाशित हुए, उनके बारे में हमने पढ़ा। अब हमारे इस वीडियो में हम प्रयोगवाद की प्रवृत्तियाँ और उनके कवि और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि प्रयोगवाद प्रगतिवाद के फलक से ही 1943 ईस्वी में अज्ञे ने जब 7 कवियों को संगठित करके प्रयोगवाद की स्थापना की और इसे तार सप्तक का नाम दिया और विषय वस्तु जो प्रगतिवाद की थी उसको अस्वीकार करके नवीन प्रयोग साहित्य में किया। और इन सब को स्वीकार करना या सबको साहित्य में स्थापित करना या नूतनता और नवीनता विषय और शैल्पिक दृष्टिकोण से साहित्य के क्षेत्र में स्थापित करना, इसके अग्रणी थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इसलिए प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में अगर हम देखें तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का नाम आता है, क्योंकि अज्ञे जी ने ही 7 कवियों की रचनाओं को संकलित करके 1943 में तार सप्तक के रूप में प्रकाशित करवाया था, जिसमें उनकी स्वयं की रचनाएं थी। वो उसके संपादक थे और वहीं से प्रयोगवाद का जन्म हुआ, प्रयोगवाद का प्रारंभ हुआ। इसलिए अज्ञे को हम प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रवर्तक के मानते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने जो विभिन्न प्रकार की जो रचनाएं लिखी उसमें उन्होंने अपने दृष्टिकोण से मनोविश्लेषणवादी विचार से वशीभूत होकर के विषय वस्तु में बदलाव किया और शिल्प की दृष्टि से भी मुक्त छंद, नवीन प्रतीक विधान, नवीन अलंकारों का प्रयोग उनकी काव्य रचनाओं में देखने को मिलता है। उनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो रचना संसार बहुत व्यापक है। भगनदूत, चिंता, इत्तेलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा आदि अनेक रचनाएं हैं जिन्होंने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। इनमें से 2 रचनाएं, आंगन के पार द्वार जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और कितनी नावों में कितनी बार 1967 में इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जो साहित्य के क्षेत्र में भारत में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, बहुत कम लोगों को मिलता है। इसलिए इससे हम देख सकते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में इनकी स्थापना कितनी महत्वपूर्ण थी। असाध्य वीणा इनकी एक लंबी कविता है, कई बार पाठ्यक्रमों में इसको स्थान मिला है। दूसरे जो कवि हैं वो हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध फैंटेसी के कवि हैं, उसके जनक भी माने जाते हैं। तीव्र इंद्रिय बोध की बात भी करते हैं। मुक्तिबोध को भयानक खबरों का कवि भी कहा गया है रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा। इनकी जो प्रसिद्धि जो हुई है वो चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल जो रचनाएं थी, इनमें भी इनकी लंबी कविताएं अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस बहुत प्रसिद्ध हुई। अंधेरे में जो लंबी कविता है इसमें फैंटेसी का श्रेष्ठ सर्जन हुआ है, जिसमें मुक्तिबोध की अनुभवगत विचारधारा, मानसिक उद्वेलन, मानसिक चेतना के स्तरों पर होने वाले वैचारिक गुम्फन को अंधेरे के आलोक में प्रस्तुत किया गया। दूसरी जो कविता जो प्रसिद्ध इनकी हुई ब्रह्म राक्षस, वो भी फैंटेसी परक रचना है, गूढ़ अर्थ वाली रचना है, लंबी कविता है, मिथक के रूप में उसको देखा जाता है। तो दोनों ही कविताएं साहित्य के क्षेत्र में बड़ी प्रसिद्ध हुई। लकड़ी का रावण भी इनकी महत्वपूर्ण कविता है। इसीलिए डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ ने लोक जीवन का जासूस मुक्तिबोध को कहा है। उसके बाद अगले जो भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र गांधी दर्शन से बड़े प्रभावित थे। इनकी रचनाएं बुनी हुई रस्सी, सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, टूटने का सुख, इदम न मम, इनमें
गीत प्रोस बड़ी प्रसिद्ध रचना है, बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की इसने। कमल के फूल भी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, गांधी दर्शन से प्रभावित हैं और तार सप्तक में इनको स्थान मिला है। उसके बाद अगले जो कवि हैं प्रयोगवाद के गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर की रचनाएं मंजीर है, नास और निर्माण है, धूप के दान है, शिलापंख चमकीले हैं। ये रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हुई हैं। और मंजीर जो रचना है उस काव्य संग्रह में प्रणय व निराशा के विचारों का कविता के माध्यम से उद्घाटन किया गया, एक रोमानी काव्य संग्रह। इसके अलावा जो बंध नहीं सका, भीतरी नदी की यात्रा भी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मिलती हैं। अगले जो कवि हैं वो है नरेश मेहता। नरेश मेहता की जो रचना संशय की एक रात बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिसमें राम के मन में संशय को चित्रित किया गया है, जिसमें राम ये सोचते हैं कि एक सीता हेतु इतना बड़ा नरसंहार उचित है जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं, परंतु जामवंत सरीखे नीति निर्धारक व अन्य पात्रों की सर्वसम्मति से यह युद्ध लोक कल्याण, लोकाचार, नैतिकता की स्थापना और अधर्म के नाश हेतु उचित माना गया। इसलिए अब वो कहते हैं कि अब मैं निर्णय हूँ सबका, अपना नहीं। प्रार्थना पुरुष उनकी रचना सुंदर है। वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, महाप्रस्थान, सबरी आदि प्रमुख रचनाओं का सर्जन किया। के बाद अगले कवि धर्मवीर भारती, जो उपन्यासकार के रूप में बड़े प्रसिद्ध हैं। गुनाहों का देवता उनका बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है। उसके अलावा अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, चारों ही रचनाएं, अन्य रचनाएं भी हैं, बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अंधा युग एक गीति नाट्य है, कई बार पाठ्यक्रमों में इसको स्थान भी मिला है। और इस गीति नाट्य में महाभारत के युद्ध की विभीषिका को वर्तमान प्रासंगिकता में प्रस्तुत किया गया है। कहा कि महाभारत के युद्ध को चित्रित करते हुए लेखक ने धर्मराज के मन की जो उद्विग्नता थी जीतने के बाद आत्मग्लानि को, और भीष्म के मन की अशांति को, और धृतराष्ट्र के मन के विचलन को संजय के अस्थिर मन के मनोवैज्ञानिक रूप से नवीन संदर्भ के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है। अगले कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, जिनकी काठ की घंटियां हैं, बांस का पुल है, जंगल का दर्द है, कुआनो नदी है, खूंटियों पर टंगे लोग हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध इनकी रचनाएं हैं। इनको बड़ा महत्व भी मिला सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को। इसके बाद कुंवर नारायण भी प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं और इन्हें 30वें सप्तक में स्थान मिला था। चक्रव्यूह, परिवेश, हम और तुम और आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनमें आत्मजयी इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है, क्योंकि चक्रव्यूह एक प्रबंध काव्य जो अभिमन्यु को केंद्र में रख करके एक वीर पुरुष की शौर्य और उत्साह का चित्रण किया गया है। तो वहीं आत्मजयी जो है वो प्रबंध काव्य है, उसमें कठोपनिषद के प्रसिद्ध प्रसंग नचिकेता को उपजीव्य बनाया गया है। इसके अलावा अन्य कवि भी जैसे शमशेर बहादुर सिंह आदि, जो रघुवीर सहाय आदि कवियों को इसमें सम्मिलित किया गया है। एक खास बात हम चर्चा करेंगे कि ये जो सब कवि हैं वो आगे को छोड़ करके सभी के सभी कवियों ने नई कविता में भी अपना योगदान दिया, इसलिए नई कविता में भी इन कवियों का स्थान है। इसके बाद हम अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें कि प्रयोगवादी काव्य धारा की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं। कि प्रयोगवाद जो है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं रही, कौन कौन सी प्रवृत्तियां रही हैं जो उसे अपनी पूर्ववर्ती काव्य धारा से अलग करती हैं। हालांकि पश्चातवर्ती काव्य धारा से अलग करने की बात हम नहीं कह सकते, क्योंकि प्रयोगवाद का व्यापक और विस्तृत रूप ही नई कविता में देखने को मिलता है। तो इसलिए प्रयोगवादी जो काव्य धारा है वो परंपरागत से हट करके नवीनता से युक्त है। बौद्धिकता के स्थान पर उसमें बौद्धिकता को महत्व मिला है। व्यष्टि चेतना, समष्टि चेतना की बजाय व्यष्टि चेतना है। क्षणवादी परंपरा के प्रति आग्रह मिलता है और शैल्पिक विधान की दृष्टि से भी इसमें न्यूनतमता देखने को मिलती है। पहली जो प्रवृत्ति है वो है व्यष्टि चेतना। व्यष्टि चेतना में कवि का मतलब है कि इसको समझना पहले
कि व्यक्तिकता या व्यष्टि चेतना एक होती है समष्टि चेतना। समष्टि चेतना होती है कि सभी संपूर्ण समाज के संदर्भ में कोई समस्या है या कोई विचार है या कोई भाव है, उसको कविता में प्रस्तुत करना, वो समष्टि चेतना होती है, समाज का प्रतिनिधित्व करती है। व्यष्टि चेतना या व्यक्तिकता जो छायावाद में भी मिलती थी, उसमें होता है कि जो कवि विशेष है उसके अंतःमन में उठने वाले जो भाव हैं, जो अपने हैं, स्वयं के हैं, उनको अभिव्यक्त करना व्यष्टि चेतना और व्यक्तिकता है। इसलिए युगीन कवियों की रचनाओं में अंतः चेतना और व्यष्टि चेतना का अभिव्यक्तिकरण हुआ है। प्रयोगवादी जो कवि हैं वो अहम भाव से ग्रस्त हैं, उनका अहम ही उनकी कविता में व्यक्तिकता के रूप में प्रकट हुआ। जैसे पंक्तियाँ देख सकते हैं, यूँ मैं कवि हूँ, आधुनिक हूँ, नया हूँ, काव्य तत्व की खोज में कहाँ नहीं गया हूँ। स्वयं कवि अपने बारे में कह रहा है, एक समाज या कवि समाज का प्रतिनिधित्व कह करके केवल अपनी आत्मचेतना की अभिव्यक्ति उसमें वो कर रहा है। दूसरी जो प्रवृत्ति इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, अतिशय बौद्धिकता। कविता में हमेशा बुद्धि प्रधान नहीं होती है, भाव और बौद्धिकता अलग चीज़ें होती हैं, भावुकता और बौद्धिकता। कविता में भाव की प्रधानता होती है और जो गद्य होता है उसमें विचारों की प्रधानता होती है, और जहाँ विचारों की प्रधानता होती है वहाँ बौद्धिकता होती है, और जहाँ भावों की प्रधानता होती है वहाँ हृदय का प्रधानता होती है। लेकिन प्रयोगवादी काव्य धारा में बौद्धिकता की प्रधानता देखने को मिलती है। इस काल की कविता में रस के स्थान पर बौद्धिकता एवं भाव के स्थान पर बुद्धि को अधिक महत्व दिया गया है। इस कारण कविता में दुरूहता, अस्पष्टता और निरसता भी देखने को मिलती है, यानी कि अर्थ को समझना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। इसलिए जो कविता है वो एक बौद्धिक आयाम बन गई है। युगीन जो कवि हैं उन्होंने सभी विषयों पर, जैसे धर्म है, दर्शन है आदि को अपनी बुद्धि की तराजू पर रख करके परखना चाहा, हृदय के भाव से उसको प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए बौद्धिकता की प्रधानता युगीन कविता में देखने को मिलती है। अगली प्रवृत्ति है क्षणवादिता। क्षणवादिता या क्षण के प्रति मोह। क्षण यानी कि एक पल। इसको सीधे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि प्रयोगवादी जो कवि थे वो ये कहते थे कि नीरसता और दुख से भरे हुए लंबे जीवन को जीने के बजाय एक क्षण भर जो आनंद का है या खुशी का है, वर्तमान का है, उसे जी लेना ही जीवन को में अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसलिए वो प्रत्येक क्षण को जीना चाहते हैं। इसलिए अपनी पूर्व जीवन के विद्वेष को भुला करके वर्तमान को जीना चाहते हैं। यानी कि कहने का सीधा स्पष्ट है कि अपने पूर्ववत जो जीवन में जो विद्वेष है, जो दुख है, जो दर्द है, जो वेदना है, जो कष्ट है, उसको सहने की बजाय, उसको याद करके अपने वर्तमान को नीरस बनाने के बजाय या भविष्य के बारे में सोच करके वर्तमान जीवन को नीरस बनाने की बजाय वो वर्तमान जीवन के आनंद को जीने की परिकल्पना करते हैं। इसलिए वो कहते हैं इस पंक्तियों में कि आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें इसी क्षण, क्यों कल के वे नहीं रहे, क्योंकि कल हम भी नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि आगे और पीछे की बात सोच करके वर्तमान के जीवन को नीरस नहीं बनाना चाहिए। अगली जो प्रवृत्ति है वो आस्था और अनास्था का स्वर है, क्योंकि जो प्रयोगवादी जो कवि हैं वो मध्यम वर्गीय समाज से संबंधित थे, और उस काल के दौरान मध्यम वर्गीय समाज ही सबसे ज़्यादा पीड़ा बोध से युक्त था। इस वर्गीय पीड़ा को उन्होंने स्वयं भोगा है। इसलिए काव्य में आस्था और अनास्था, कुंठा, पीड़ा बोध और जीवन की जड़ता का चित्रण भी प्रमुख रूप से इसमें मिलता है। इन पंक्तियों में इस बात को चित्रित भी किया गया है अज्ञे के द्वारा कि दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें सीख देता है कि सबको मुक्त रखो। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि दुख है वो जीवन को निखारता है, मांझता है, स्वस्थ बनाता है, चाहे वो स्वयं मुक्ति देना न जाने, लेकिन सीख जरूर देता है कि दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए। अगला जो प्रवृत्ति है वो कुंठा जनित प्रेम का चित्रण, या इसको कह सकते हैं श्रृंगार का मानसल चित्रण भी इसको हम कह सकते हैं। तो प्रयोगवादी कवि हैं वो फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित थे।
इसलिए इसमें कुंठा जनित प्रेम का चित्रण प्रमुख रूप से हुआ है, जिसमें भोगवाद और वासना की गंध मिलती है, जिसमें भोगवाद और वासना की गंध मिलती है। इसलिए सीधा सा उन्होंने ये किया है। आप देख सकते हैं इन पंक्तियों को कि उस दिन यूँ मुस्कुराकर, कि उस दिन यूँ मुस्कुराकर कर तुमने परिचय की एक गांठ लगा दी। सीधे शब्दों, यानी कि जिस प्रेम के स्वस्थ रूप का चित्रण होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। अगली है प्रकृति चित्रण, जो कि सामान्यतः काव्य में मिलती है, लेकिन यहाँ प्रकृति चित्रण को कोई ज़्यादा महत्व नहीं मिला है। लेकिन जब भी इन कवियों को उन्मुक्त भोग, अहंकार, अहम भावना और बौद्धिकता से छुटकारा मिलता तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति के बारे में भी कुछ न कुछ जरूर लिखते। लेकिन प्रकृति चित्रण का कोई भी रूप, चाहे वो आलम्बन परक हो, चाहे उद्दीपन परक हो, चाहे अलंकारिक हो, वो उभर करके इस युग के कवियों के द्वारा चित्रित नहीं किया गया या कविता में नहीं आया। इसके आगे भाषा शैली की बात अपन करते हैं। युगीन कवि भाषा की दृष्टि से नवीन प्रयोग के पक्षधर थे, यानी कि भाषा में नूतनता लाना उनका इष्ट था। इसलिए विज्ञान, दर्शन, भूगोल, मनोविज्ञान, ग्रामीण आदि में प्रचलित जो विभिन्न शब्द भंडार था, उन शब्दों का प्रयोग चुन चुन करके अपनी कविताओं में किया है। और इसके पीछे एक नकारात्मक चीज़ ये बनी कि कहीं कहीं इन शब्दों के प्रयोग की अतिशयता के कारण भाषा में अस्पष्टता और बधेसपन भी आ गया। जैसे छोरियाँ, गोरियाँ, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग भी इसमें हुआ। लेकिन भाषा की दृष्टि से नवीनता का प्रयोग इन कवियों के द्वारा किया गया है। इसके बाद अगली बात हम करते हैं नूतन उपमान, नए प्रतीक विधान, यानी कि प्रयोग के प्रति इनका आग्रह था। नए नए कविता में प्रयोग कर रहे थे, इसलिए इन्होंने प्रतीक और उपमान और जो बिंब हैं उनका भी नूतनता के साथ प्रयोग किया। युगीन कविता में नए उपमान, नए प्रतीक, नए बिंबों का प्रयोग अधिक मिलता है। जैसे उपमान का आप उदाहरण देख सकते हैं, जो कि परंपरागत जो कविताएं हैं उनमें ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। यानी कि सामान्य जीवन से उन्होंने उनको उठाया कि मेरे सपने टूट गए ऐसे बुझा हुआ पापड़ हो जैसे। कि मेरे सपने कैसे टूटे, कि पहले हम सपने कांच की तरह टूटना मानते थे, लेकिन इसमें दिया कि बुझा हुआ पापड़ की तरह, यानी कि सामान्य जीवन में जो प्रयुक्त होने वाले जो उपमान है उनका प्रयोग इन्होंने किया है। इसी में जब प्रतीक की बात हम करते हैं तो प्रत्येक योजना की दृष्टि से भी हम देखें तो नूतनता देखने को मिलती है। इसमें धार्मिक प्रतीक हों, पौराणिक प्रतीक हों, ऐतिहासिक प्रतीक हों, यौन प्रतीक हों, उनका प्रयोग किया गया है। क्योंकि अज्ञे का मानना है कि पुराने जो प्रतीक हैं वो अपनी चमक खो देते हैं, अपनी अर्थवत्ता खो देते हैं, उनमें वो चमत्कार नहीं रहता है। इसलिए उन्होंने नए प्रतीक विधान प्रयोग करने की आवश्यकता कविता में बताई है। इसलिए उन्होंने स्वयं भी कलंगी वज्रे की कविता है, उसमें देखिए सीधा लिखा है कि देवता अब इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ, कि देवता अब इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्बा छूट जाता है। यहाँ पर प्रतीक देवता जो शब्द है वो प्रतीकों के चमत्कार और अर्थवत्ता को लेकर के है, कि धीरे धीरे अधिक प्रयोग करने से ये जो प्रतीक हैं वो सामान्य हो गए हैं, इनमें वो चमत्कार नहीं रहा है, इनमें वो प्रभाव नहीं रहा है, इसलिए वो कूच कर गया है, निकल गया है, सामान्य हो गए हैं। आगे उदाहरण के रूप में समझाया कि कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्बा, बासन की बर्तन, जब बर्तन को हम बार बार घिसते हैं और कई सालों तक घिसते हैं तो उसकी जो चमक होती है, मुलम्बा जो चमक होती है वो खो जाती है। इस प्रकार से विभिन्न जो प्रवृत्तियाँ कविता में आई कि नया प्रतीक विधान है, नया बिंब विधान है, भाषा शैली में नूतनता है, प्रकृति चित्रण ज़्यादा इतना महत्वपूर्ण नहीं है, अतिशय बौद्धिकता है ना, कुंठित प्रेम का चित्रण है, क्षणवादी मोह परंपरा है, ये सारी जो प्रवृत्तियाँ मिलकर के प्रयोगवादी काव्य धारा को एक निश्चित स्वरूप प्रदान करती हैं। अतः प्रयोगवादी जो काव्य है वो भाव, विषय एवं शिल्प विधान की दृष्टि से नवीनता का पक्षधर है। जो नई कविता विकसित होकर के
आपके सामने आई, उसी का प्रारंभिक जो रूप है वो आप प्रयोगवाद में देखने को मिलता है। धन्यवाद।